तो आज हम भारत की मिट्टी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जो मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से तो जरूरी है ही, हाँ, पर उससे भी बढ़कर ये भारत की कृषि, पर्यावरण और हमारी अर्थव्यवस्था की जो नींव है, उसे समझने के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। और देखिए, हमारे सामने जो सामग्री है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही तैयार की गई लगती है। इसमें भारत की अलग-अलग मिट्टियों और उनकी खासियतों का एक तरह से निचोड़ दिया गया है। सही। हमारा काम है इस जानकारी को सिर्फ दोहराना नहीं, बल्कि इसके पीछे की क्यों और कैसे को समझना, थोड़ा गहराई में जाना। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इस सामग्री के जरिए ये जाने कि भारत में इतनी अलग-अलग तरह की मिट्टियां आखिर क्यों हैं और असल में इनका महत्व क्या है। ये सिर्फ खेत की जमीन से कहीं ज्यादा है ना? सही बात है। तो आज हम क्या करेंगे? मिट्टी की बुनियादी समझ से शुरू करेंगे, फिर भारत की जो मुख्य मिट्टियां हैं, जैसे जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, उनको थोड़ा बारीकी से देखेंगे। हम्म। उनकी पहचान क्या है, वो कहाँ मिलती हैं, उनमें कौन सी फसलें अच्छी होती हैं, ये सब जानेंगे। अच्छा। और साथ ही मिट्टी का जो कटाव होता है, मतलब मृदा अपरदन, हम्म। और उसे बचाने के तरीके, उस पर भी बात करेंगे। इसमें कुछ सरकारी कोशिशों का भी जिक्र आएगा। और ये बात वाकई दिलचस्प है, जो हमारी स्रोत सामग्री भी इशारा करती है कि भारत की मिट्टी की ये जो विविधता है, ये कोई संयोग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर यहाँ के मौसम, यहाँ के पहाड़ मैदान की बनावट, मतलब स्थलाकृति और जिन चट्टानों से ये मिट्टी बनी है, उनसे जुड़ी हुई है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले, ये मिट्टी आखिर है क्या चीज? हम्म। सुनने में बड़ा साधारण लगता है, पर यह है बहुत गहरा। हाँ, आसान भाषा में कहें तो धरती की सबसे ऊपरी पतली सी परत, जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं। मतलब हमारा खाना, उसका इंतजाम यहीं से होता है। एक तरह से कहें तो जीवन का आधार ही है मिट्टी। और सिर्फ इंसानों या फसलों के लिए नहीं है। जैसा कि ये नोट्स भी बताते हैं, मिट्टी पूरे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। हम्म। पानी कैसे जमीन में जाता है, कैसे साफ होता है, पूरा वाटर साइकिल, इसमें मिट्टी का बहुत बड़ा हाथ है। हम्म। और जाहिर है, जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर इतनी निर्भर हो, वहां मिट्टी का महत्व तो अपने आप बढ़ जाता है। और भारत जैसा विशाल देश, आप देखिए, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान, कहीं खूब बारिश होती है, तो जाहिर है मिट्टी भी एक जैसी नहीं होगी। यही यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसे समझना जरूरी है। स्रोत सामग्री भी इस बात पर जोर देती है कि जलवायु, जमीन की बनावट और नीचे की चट्टानें, पेरेंट रॉक जिसे कहते हैं, इन तीनों का मेल ही तय करता है कि किसी जगह पर कैसी मिट्टी बनेगी। अच्छा। ये एक जटिल, लेकिन आप समझिए अद्भुत प्रक्रिया है। और यही विविधता हमें तरह तरह की फसलें उगाने का मौका देती है, जो भारत की कृषि की असली ताकत है। तो चलिए अब भारत की कुछ मुख्य मिट्टियों से रूबरू होते हैं। शुरुआत उससे करते हैं जिसका नाम शायद सबसे ज्यादा सुनने में आता है, जलोढ़ मिट्टी। इसे तो भारत के अन्न भंडार की मिट्टी कह सकते हैं। हाँ, जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल जिसे कहते हैं, ये वाकई भारत की सबसे महत्वपूर्ण कृषि मिट्टी है। जैसा नाम से ही पता चलता है, जल द्वारा ओढ़ी या लाई गई मिट्टी। अच्छा। इन नोट्स के मुताबिक ये ज्यादातर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदानी इलाकों में फैली है। मतलब पंजाब से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ये सब इसी मिट्टी के क्षेत्र हैं। बिल्कुल। और फसलें, चावल, गेहूं, गन्ना, दालें, सब्जियां, लगता है सब कुछ उग जाता है इसमें। हाँ, लगभग सब कुछ। इसकी वजह है इसका बेहद उपजाऊ होना। ये मिट्टी असल में लाखों सालों से हिमालय और दूसरी जगहों से नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो बारीक गाद या सिल्ट होती है, उसके जमने से बनी है। ये गाद अपने साथ ढेरों पोषक तत्व लेकर आती है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसमें पोटैश काफी होता है। हालांकि नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ, मतलब ह्यूमस, थोड़े कम हो सकते हैं, पर वो खाद वगैरह से पूरा किया जा सकता है। मतलब नदियों ने मेहनत करके हमारे लिए इतने उपजाऊ मैदान तैयार कर दिए हैं। कृषि के लिए तो ये वाकई वरदान है। बिल्कुल। और जैसा स्रोत कहता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सबसे उपजाऊ मिट्टी वाला सवाल अगर आता है तो अक्सर यही जवाब होता है। बिल्कुल। इसका फैलाव और इसकी उर्वरता, यही इसे भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। इसने हमारी इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। जलोढ़ के बाद एक और मिट्टी है जो अपने नाम और रंग से ही पहचानी जाती है, काली मिट्टी। इसे रेगुर या कपास मिट्टी भी कहते हैं। ये नाम क्यों पड़े? हाँ, काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुर भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से दक्कन के पठार के जो लावा वाले इलाके हैं, वहां मिलती है। अच्छा,
लावा वाले इलाके। हाँ, जो बेसोल्टिक लावा से बने हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके ये इसके गढ़ हैं। कपास मिट्टी, नाम तो सीधा है, ये कपास की खेती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और इसकी खासियत? हमारी सामग्री बताती है कि इसकी नमी सोखने की क्षमता कमाल की है। ये कैसे काम करता है? ये मिट्टी बहुत बारीक कणों से बनी होती है, क्ले पार्टिकल्स। इसके कारण इसमें पानी को पकड़कर रखने की जबरदस्त क्षमता होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। बारिश होने पे ये पानी सोख लेती है और फिर धीरे धीरे छोड़ती है। यही वजह है कि ये उन इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद है जहां बारिश कम होती है या सिंचाई की सुविधा ज्यादा नहीं है। फसलें लंबे समय तक नमी का इस्तेमाल कर पाती हैं। और इन नोट्स में एक और बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी यानी सेल्फ प्लाउइंग सॉइल भी कहते हैं। ये क्या चीज है? हाँ, ये इसका एक अनोखा गुण है। बिल्कुल, जब गर्मी में ये मिट्टी सूखती है तो इसमें चौड़ी और गहरी दरारें बन जाती हैं। हाँ, देखी है मैंने तस्वीरें। हाँ, तो इन दरारों से हवा मिट्टी के अंदर तक पहुंच जाती है। फिर जब मानसून आता है और बारिश होती है तो मिट्टी पानी सोखकर फूलती है और ये दरारें बंद हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में मिट्टी की थोड़ी उथल-पुथल हो जाती है, जैसे जुताई की गई हो। अच्छा। इससे मिट्टी में हवा का संचार बना रहता है। शायद रेगूर शब्द का संबंध भी इसी दरार पड़ने और फिर फूलने की प्रक्रिया से हो सकता है। अच्छा, तो ये सेल्फ प्लाउइंग सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, ये असल में खेत के लिए फायदेमंद है। हाँ, काफी हद तक। और कपास के अलावा सोयाबीन जैसी फसलें भी इसमें खूब होती हैं, जैसा बताया गया है। हाँ, सोयाबीन, चना, गेहूं भी उगाए जाते हैं, लेकिन कपास के साथ इसका जुड़ाव इतना गहरा है कि इसकी पहचान बन गया है। और एग्जाम्स के नजरिए से भी ये कपास मिट्टी वाला कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अब दक्कन के पठार के कुछ और हिस्सों की तरफ चलते हैं, जहां एक अलग रंग की मिट्टी मिलती है, लाल मिट्टी। ये कहाँ ज्यादा पाई जाती है और इसका रंग लाल क्यों? लाल मिट्टी या रेड सॉइल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अपने लाल रंग के लिए जानी जाती है। ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मिलती है। अच्छा। तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े इलाकों में इसका विस्तार है। स्रोत सामग्री कहती है कि ये जलोढ़ या काली मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं होती। इसमें बाजरा, मूंगफली, दालें जैसी फसलें उगाई जाती हैं, पर इसका रंग लाल होने का क्या राज है? इसका लाल रंग इसमें मौजूद लौह अयस्क आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, खासकर फेरिक ऑक्साइड। ये मिट्टी पुरानी क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों के टूटने फूटने मतलब अपक्षय या वेदरिंग से बनती है। ओके, जब इन चट्टानों में मौजूद लोहे के कण हवा और पानी के संपर्क में आते हैं तो उनमें आप समझिए जंग लगने जैसी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। उससे मिट्टी को लाल रंगत मिलती है। कहीं कहीं अगर नमी ज्यादा हो तो ये पीली भी दिख सकती है। तो कम उपजाऊ होने के बावजूद क्या ये भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है? हाँ, बिल्कुल। ये जानना जरूरी है कि कम उपजाऊ का मतलब बेकार नहीं है। सही प्रबंधन, सिंचाई और उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल से इसमें भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। खासकर ये उन फसलों के लिए उपयुक्त है जिन्हें बहुत ज्यादा पानी या पोषक तत्वों की जरूरत नहीं होती, जैसे कि मोटे अनाज, बाजरा, रागी वगैरह और दालें। और ये फसलें भारत की पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सही बात है। तो ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग मिट्टियां अलग-अलग तरह की जरूरतों को पूरा करती हैं। अब चौथी प्रमुख मिट्टी पर आते हैं, लैटेराइट मिट्टी। इन नोट्स के हिसाब से ये उन जगहों पर बनती है जहां तापमान भी ज्यादा रहता है और बारिश भी खूब होती है। बिल्कुल सही पकड़ा। लैटेराइट मिट्टी का बनना मौसम के एक खास पैटर्न से जुड़ा है। बारी बारी से आने वाला गीला और सूखा मौसम और साथ में भारी बारिश, इस प्रक्रिया को लैटेराइजेशन कहते हैं। अच्छा, लैटेराइजेशन। हाँ, भारत में ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट जैसे कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, पूर्वी घाट के कुछ हिस्से, तमिलनाडु, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। और यहाँ फसलें कौन सी खास हैं? सामग्री में चाय, कॉफी, काजू, रबर जैसी बागानी फसलों का जिक्र है। ये क्यों? क्या खास बात है? इसका कारण छिपा है इसके बनने की प्रक्रिया में। भारी बारिश की वजह से क्या होता है कि मिट्टी की ऊपरी सतह से सिलिका और चूना जैसे जो घुलनशील तत्व होते हैं वो बहकर नीचे चले जाते हैं। अच्छा। इस प्रक्रिया को निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। पीछे रह जाते हैं लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो घुलनशील नहीं होते। अच्छा,
तो लीचिंग की वजह से पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। स्रोत भी यही कहता है कि इसमें लोहा और एल्यूमिनियम तो खूब होता है, पर नाइट्रोजन, पोटैश, फॉस्फेट, चूना ये सब कम होता है। फिर ये चाय कॉफी के लिए अच्छी कैसे हुई? यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ है। लीचिंग की वजह से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ओह, एसिडिक। हाँ, और चाय कॉफी जैसी फसलों को पनपने के लिए थोड़ी अम्लीय मिट्टी ही चाहिए होती है। अच्छा। तो जो प्रक्रिया दूसरी फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व हटा देती है, वही इन खास बागानी फसलों के लिए एक तरह से आदर्श माहौल बना देती है। ये प्रकृति का एक अनोखा संतुलन है। कमाल है। हाँ, और इस मिट्टी से ईंटें भी बनाई जाती हैं जो सूखने पर काफी सख्त हो जाती हैं। लैटेराइट शब्द का मतलब ही ईंट जैसा होता है। वाह, मतलब मिट्टी की कमी ही उसकी खूबी बन गई कुछ खास फसलों के लिए। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो ये थीं 4 मुख्य मिट्टियां, पर भारत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और मिट्टियां भी हैं जिनका जिक्र हमारी सामग्री में है, जैसे शुष्क मिट्टी। हाँ, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, एरिड सॉइल, नाम से ही साफ है, ये सूखे इलाकों की मिट्टी है। राजस्थान वाली। हाँ, मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्से और गुजरात का कच्छ इलाका। नोट्स बताते हैं कि ये रेतीली होती है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो सकती है और नमी व जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस बहुत कम होते हैं। जाहिर है ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी। बिल्कुल, यहाँ बारिश बहुत कम होती है और तापमान ज्यादा रहता है, जिससे वाष्पीकरण बहुत तेज होता है। इसी वजह से मिट्टी सूखी और कम उपजाऊ रह जाती है। ठीक है। इसमें नमक की मात्रा भी ऊपर के सतह पर जमा हो जाती है कभी-कभी। लेकिन अगर सिंचाई का इंतजाम हो जाए तो इसमें बाजरा, ज्वार, मोठ जैसी जो सूखा सहन करने वाली फसलें हैं, वो उगाई जा सकती हैं। फिर पहाड़ों की मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी हिमालय के इलाकों में। जी, पर्वतीय मिट्टी है, माउंटेन सॉइल। ये हिमालय की ढलानों और घाटियों में मिलती है। इसकी कोई एक निश्चित पहचान बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ऊंचाई, ढलान, वहाँ उगने वाले पेड़ पौधों और स्थानीय जलवायु के हिसाब से बहुत बदलती रहती है। अच्छा, मतलब काफी वैरायटी है इसमें। बहुत ज्यादा। ऊपरी ढलानों पर ये पतली, कंकरीली हो सकती है, उसमें ह्यूमस कम हो सकता है, जबकि नीचे घाटियों में ज्यादा गहरी और बेहतर हो सकती है, ज्यादा ह्यूमस वाली। स्रोत के अनुसार ये चाय के बागानों, मसालों और फलों जैसे सेब, नाशपाती, खुबानी इनके लिए काफी अच्छी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही बड़ी चिंता भी जुड़ी है, मिट्टी का कटाव। हाँ, ये पर्वतीय मिट्टी की सबसे बड़ी चुनौती है। ढलान वाली जमीन होने के कारण पानी का बहाव तेजी से बहता है और अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाता है। ओहो। अगर पेड़ काट दिए जाएं या खेती का तरीका गलत हो तो ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। मिट्टी की पतली परत को बनने में सदियां लगती हैं, लेकिन कटाव से वो कुछ ही सालों में बह सकती है। और एक और प्रकार है पीटमय और दलदली मिट्टी। ये कहाँ मिलती हैं? पीटमय और दलदली मिट्टी, पीटी एंड माशी सॉइल, ये उन जगहों पर बनती हैं जहां पानी जमा रहता है या नमी बहुत ज्यादा होती है। जैसे वेटलैंड्स? हाँ, जैसे केरल के तटीय इलाके, जिन्हें वहाँ कारी मिट्टी भी कहते हैं, ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जैसे कुछ हिस्से। इनकी क्या खासियत है? नोट्स कहते हैं कि इनमें जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पेड़ पौधे गलते तो हैं, लेकिन हवा की कमी के कारण पूरी तरह से सड़ नहीं पाते। मतलब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है। अच्छा। इसके कारण अधगले जैविक पदार्थ मिट्टी में जमा होते जाते हैं, जिसे पीट कहते हैं। इनमें ह्यूमस की मात्रा 40-50% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये मिट्टी अक्सर काफी अम्लीय होती है और भारी भी होती है, काले रंग की। और फसलें? चावल का जिक्र है इसमें। हाँ, पानी की मौजूदगी के कारण धान यानी चावल की खेती यहाँ मुमकिन है। सुंदरबन जैसे इलाकों में जूट भी उगाया जाता है। ये बहुत खास तरह के इकोसिस्टम की मिट्टियां हैं। तो हमने भारत की मिट्टी की अद्भुत विविधता को देखा, लेकिन एक चिंताजनक पहलू भी है जिसका जिक्र जरूरी है, मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव। हमारी सामग्री सही कहती है कि मिट्टी बनती तो है हजारों सालों में, पर बर्बाद बहुत जल्दी हो सकती है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की। मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत है, उसका पानी या हवा के जरिए बह जाना या उड़ जाना, यही मृदा अपरदन है।
इससे मिट्टी की उर्वरता घटती है, पानी सोखने की क्षमता कम होती है और नदियों में गाद भर जाती है, जिससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ता है। स्रोत में इसके कुछ मुख्य प्रकार बताए गए हैं, जैसे परत अपरदन। हाँ, परत अपरदन, शीट इरोजन। इसमें तेज बारिश या ढलान पर बहता पानी मिट्टी की एक पतली परत को पूरे खेत से एक साथ बहा ले जाता है। ये अक्सर पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे खेत की जान निकाल देता है। और फिर वो नालियों वाला। हाँ, छोटी नाली अपरदन, रिल इरोजन। जब पानी बहते हुए छोटी छोटी उंगलियों जैसी नालियां बनाने लगता है और अगर इसे रोका ना जाए तो वो बड़ी हो जाती है। हाँ, तब होता है अवनालिका अपरदन, गली इरोजन। जब ये छोटी नालियां वक्त के साथ गहरी और चौड़ी होकर बड़े बड़े खड्डों या बीहड़ों में बदल जाती हैं। चंबल के बीहड़ इसका सबसे जाना माना उदाहरण है। वो जमीन फिर खेती के लायक नहीं रहती। ये तो वाकई चिंताजनक है। तो क्या इसे रोकने या कम करने के तरीके भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। और मिट्टी का संरक्षण बहुत जरूरी है। जैसा कि स्रोत संकेत करता है, ये तरीके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो इनके प्रैक्टिकल महत्व को दर्शाता है। कुछ मुख्य उपाय हैं। जैसे? एक है समोच्च जुताई, कॉन्टोर प्लाउइंग। पहाड़ी ढलानों पर खेत की जुताई ढलान की सीध में ऊपर से नीचे करने के बजाय ढलान के आर पार, मतलब एक ही ऊंचाई पर समकोण पर करना। इससे पानी के बहने की रफ्तार कम हो जाती है और वो मिट्टी को काट नहीं पाता। अच्छा, ये कंटूर फार्मिंग। हाँ, फिर है वनीकरण। हाँ। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़कर रखती हैं और पानी के बहाव को भी धीमा करती हैं। ये तो है ही। फिर है पट्टीदार खेती, स्ट्रिप फार्मिंग। इसमें खेत में अलग अलग फसलों की पट्टियां बनाकर बोते हैं। एक पट्टी में ऐसी फसल जो मिट्टी को ढककर रखे, जैसे घास या दालें, और दूसरी पट्टी में मुख्य फसल। इससे पानी और हवा का जोर कम होता है। और वो सीढ़ीदार खेत? हाँ, सीढ़ीदार खेत बनाना, टेरेसिंग। पहाड़ी ढलानों को काटकर सीढ़ियों जैसा बना देना। हर सीढ़ी समतल होती है, जिससे पानी रुकता है और मिट्टी बहने से बचती है। चेक डैम भी होते शायद? बिल्कुल, चेक डैम बनाना। छोटी बरसाती नालियों या अवनालिकाओं में छोटे छोटे मिट्टी या पत्थर के बांध बनाना। ये पानी को रोकते हैं, जिससे मिट्टी वहीं जम जाती है। और एक और जरूरी चीज है, अति चराई पर रोक। जानवरों की चराई? हाँ, जानवरों को अनियंत्रित तरीके से चराई करने से रोकना, क्योंकि उनके खुरों से मिट्टी ढीली होती है और वो घास भी खा जाते हैं, जो मिट्टी को बांध कर रखती है। ये उपाय तो बहुत सोचे समझे लगते हैं। मतलब अगर हम चाहें तो मिट्टी को बचा सकते हैं। क्या अब सरकारी स्तर पर भी इस दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे नोट्स में कुछ योजनाओं का जिक्र है। जी हाँ, भारत सरकार मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है और कई योजनाएं चला रही है। स्रोत में कुछ प्रमुख का उल्लेख है, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। हाँ, ये मैंने सुना है, सॉइल हेल्थ कार्ड। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसमें किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है, लैब में? हाँ, लैब में, और उन्हें एक कार्ड दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह की कमी है, किसकी अधिकता है और मिट्टी का पीएच वगैरह कैसा है। अच्छा, इससे किसान को क्या फायदा होता है? फायदा यह है कि किसान को एक साइंटिफिक बेसिस पर पता चलता है कि उसे कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है। अच्छा, अंदाजे से नहीं? हाँ, अंदाजे से नहीं। इससे वो जरूरत के हिसाब से सही उर्वरक इस्तेमाल करता है। नतीजा, फसल की पैदावार बेहतर होती है, खाद पर होने वाला जो फालतू खर्च है वो बचता है, और सबसे जरूरी बात, मिट्टी की सेहत खराब होने से बचती है। जो अंधाधुंध रासायनिक खादों के इस्तेमाल से नुकसान होता है वो कम होता है। ये तो वाकई जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाली योजना लगती है। और कौन सी योजनाओं का जिक्र है? एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, IWMP। इसे अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा बना दिया गया अच्छा। है। ये सिर्फ मिट्टी पर ही नहीं, बल्कि पूरे वाटरशेड यानी जल संभर क्षेत्र के प्रबंधन पर ध्यान देता है। पानी बचाना, मिट्टी का कटाव रोकना, पेड़ लगाना, और ये सब स्थानीय लोगों की भागीदारी से करना। लक्ष्य है प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ इस्तेमाल। और एक एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, INM भी है? हाँ, INM कोई एक योजना नहीं, बल्कि एक सोच है, एक अप्रोच है। ये कहता है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए सिर्फ रासायनिक खादों पर निर्भर रहना ठीक नहीं। मतलब ऑर्गेनिक भी?
बिल्कुल, हमें जैविक खादों जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट, हरी खाद और जैव उर्वरकों बायो फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए और इन सबको संतुलित तरीके से मिलाना चाहिए। इससे मिट्टी का जैविक स्वास्थ्य सुधरता है और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है। ये सभी पहले दिखाती हैं कि मिट्टी को बचाना और उसकी सेहत सुधारना अब एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। बहुत अच्छी जानकारी। चलिए, इतनी सारी बातों के बाद एक बार फटाफट मुख्य मिट्टियों को दोहरा लेते हैं ताकि याद रह जाए। एक क्विक रिकैप। हाँ, ये अच्छा रहेगा, जरूर। तो मोटा मोटा जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ, गंगा सिंधु के मैदान, चावल, गेहूं, गन्ना। बिल्कुल। काली मिट्टी, रेगुर या कपासी मिट्टी, दक्कन का पठार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, नमी सोखने में माहिर, कपास मुख्य फसल। सही। लाल मिट्टी, प्रायद्वीपीय भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र वगैरह। लौह ऑक्साइड से लाल, थोड़ी कम उपजाऊ, बाजरा, दालें। लैटराइट मिट्टी, ज्यादा बारिश, तापमान वाले क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व। लीचिंग से अम्लीय, चाय, कॉफी, काजू। परफेक्ट। और इनके साथ शुष्क मिट्टी, राजस्थान, रेतीली, लवणीय, कम नमी, बाजरा। हाँ। पर्वतीय मिट्टी, हिमालय, ढलानों पर, काफी विविधता, चाय, फल, कटाव का खतरा। ओके। पीटमया दलदली मिट्टी, पानी भरे इलाके, बहुत ज्यादा जैविक पदार्थ, अम्लीय, चावल। ठीक है, जैसा कि हमारी सामग्री में भी इशारा किया गया है, ये तरीका मिट्टी का प्रकार, उसका मुख्य क्षेत्र और उसमें होने वाली खास फसल, इस तिकड़ी को ध्यान में रखने से जानकारी को याद रखना वाकई आसान हो जाता है। बिल्कुल, ये जटिल जानकारी को व्यवस्थित करने का एक कारगर तरीका है। कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करता है। तो ये थी भारत की मिट्टी की रंग बिरंगी और महत्वपूर्ण दुनिया की एक झलक। हमने देखा कि कैसे भूगोल, जलवायु और समय मिलकर इस विविधता को जन्म देते हैं और कैसे ये मिट्टियां हमारे भोजन, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन को आकार देती हैं। हाँ, हमने मुख्य प्रकारों को समझा, उनकी खासियतों को जाना, मिट्टी के कटाव जैसी चुनौतियों पर बात की और संरक्षण के उपायों और सरकारी कोशिशों को भी देखा। ये सामग्री हमें ये याद दिलाती है कि मिट्टी सिर्फ पैरों के नीचे की धूल नहीं है। सही कहा। ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ बेशकीमती खजाना है जिसे हमें हर हाल में बचाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वागत है। आज हम भारत की कृषि और सिंचाई व्यवस्था की उसकी तहों में उतर रहे हैं। हाँ। ये एक ऐसा विषय है जो हमारी अर्थव्यवस्था की जान है। अब देखिए, करीब आधी आबादी, लगभग आधी आबादी इसी पर निर्भर है। बिल्कुल। और देश की जीडीपी में भी इसका करीब करीब 5वां हिस्सा है। तो चलिए, इस विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र को थोड़ा परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। ये तो सीधे तौर पर हमारी खाद्य सुरक्षा, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी और देश के विकास की पूरी कहानी से जुड़ा है। हाँ। आज की जो हमारी ये पड़ताल है, ये इंडियन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन एसेंशियल्स नाम के दस्तावेज पर आधारित है। अच्छा। इससे हमें इस क्षेत्र की जरूरी बातें समझने में काफी मदद मिलेगी। अच्छा। तो हमारा मकसद यही है कि इस सामग्री से सबसे अहम जानकारियां और जो दिलचस्प पहलू हैं उनको सामने लाएं। हाँ। हम देखेंगे कि भारत में किस किस तरह की खेती होती है, कौन सी फसलें मुख्य हैं, फिर मौसम का क्या रोल है, सिंचाई के क्या तरीके हैं, सरकार क्या कदम उठा रही है और हाँ, चुनौतियां क्या क्या हैं। एक बात तो साफ है, इतनी प्रगति के बावजूद आज भी भारत की पहचान काफी हद तक एक कृषि प्रधान देश के रूप में ही है। हाँ, ये तो है। यहीं से चीजें वाकई पेचीदा और दिलचस्प हो जाती हैं। तो शुरू कहाँ से करें? शायद खेती के अलग अलग तरीकों से। हाँ, ये अच्छा शुरुआती बिंदु है। देखिए, एक तरफ है निर्वाह कृषि, जिसे अंग्रेजी में सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। अच्छा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें किसान मुख्य तौर पर अपने परिवार का पेट भरने के लिए ही अनाज उगाता है। सामग्री में बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों का जिक्र है, जहां जमीनें छोटी हैं और मकसद बाजार नहीं बल्कि बस गुजारा होता है। यानी एक तरह की आत्मनिर्भरता पर जोर। और इसका ठीक उल्टा भी तो है। जानकारी के मुताबिक वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग। हाँ, बिल्कुल। इसमें फसलें मुनाफे के लिए बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में कपास या फिर उत्तर प्रदेश में गन्ना। यहाँ पैमाने बड़े होते हैं और मकसद पूरी तरह व्यावसायिक होता है। ठीक है। एकदम सही। और इन दोनों के अलावा एक और दिलचस्प प्रकार है,
वृक्षारोपण कृषि। प्लांटेशन फार्मिंग। हाँ, बागान वाली खेती। हाँ, इसमें बहुत बड़े इलाके में एक ही नकदी फसल लगाई जाती है। सोचिए, असम के चाय बागान या केरल के रबर और कॉफी एस्टेट्स। अच्छा। ये अक्सर निर्यात पर केंद्रित होते हैं और इनमें काफी पूंजी लगती है, काफी ज्यादा। सामग्री में शायद दो और तरीकों का भी जिक्र है। एक तो वो स्थानांतरित खेती, जिसे पूर्वोत्तर में जूम कहते हैं। हाँ, जूम खेती। जहां जमीन के एक टुकड़े पर कुछ साल खेती करके उसे फिर खाली छोड़ देते हैं। और दूसरी मिश्रित खेती, जहां फसल उगाने के साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं। बिल्कुल, जैसे पंजाब हरियाणा में ये काफी देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में खेती का स्वरूप कितना विविध है, मतलब कितना अलग अलग है। हाँ, सही में। एक तरफ छोटे किसान हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए उगा रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े व्यापारिक फार्म और बागान हैं। ये विविधता ही इस क्षेत्र की एक बड़ी खासियत भी है और शायद चुनौती भी। बिल्कुल। ये विविधताएं शायद नीतियों को सबके लिए कारगर बनाना मुश्किल करती होगी। चलिए अब फसलों पर आते हैं। खाने वाली मुख्य फसलें कौन सी हैं जिनका जिक्र मिलता है? खाद्य फसलों में सामग्री चावल और गेहूं को सबसे अहम बताती है। चावल आप देखिए पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब जैसे राज्यों में खूब होता है। हाँ। जबकि गेहूं के गढ़ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। ये दोनों फसलें तो भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। बिल्कुल सही। इनके अलावा मक्का और दालों का भी जिक्र है। दालें प्रोटीन का अहम स्रोत है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्यों में इनकी खेती होती है। और नकदी फसलें जिनका जिक्र पहले भी आया, मतलब जो सीधे बाजार के लिए उगाई जाती हैं। हाँ, नकदी फसलों में गन्ना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चीनी उद्योग के लिए। कपास, जिसके लिए महाराष्ट्र और गुजरात जाने जाते हैं, वो कपड़ा उद्योग की जान है। जूट पश्चिम बंगाल और बिहार में उगाया जाता है। और चाय, कॉफी। और हाँ, चाय कॉफी जैसी बागान वाली फसलें तो हैं ही, जिनका अपना एक अलग आर्थिक महत्व है। सामग्री बागवानी, हॉर्टिकल्चर यानी फल और सब्जियों की खेती पर भी ध्यान दिलाती है। अच्छा, हाँ, फल सब्जियां। हाँ, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्य उभर रहे हैं। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों ने अलग-अलग फसलों में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। ये सिर्फ भूगोल या जलवायु का मामला तो नहीं होगा, है ना? शायद ऐतिहासिक कारण और बाजार की मांग भी भूमिका निभाते होंगे। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और फसलों के साथ ही जुड़ा है मौसम का चक्र। सामग्री बताती है कि भारत में मुख्य रूप से 3 कृषि मौसम हैं। ये खेती के पूरे कैलेंडर को तय करते हैं। हाँ, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ यानी मानसून का मौसम, जून से अक्टूबर तक। इसमें चावल, मक्का, कपास जैसी फसलें होती हैं और ये बारिश पर बहुत निर्भर करती हैं। ये एक तरह से भारतीय कृषि का सबसे बड़ा दांव होता है। मानसून अच्छा तो फसल अच्छी। सही कहा, बिल्कुल। फिर आती है रबी की फसल। ये सर्दियों में, मतलब नवंबर से अप्रैल के बीच बोई जाती है। हाँ, गेहूं वाली फसल। हाँ, इसमें गेहूं, जौ, सरसों मुख्य हैं। इन्हें ठंडे मौसम और कम पानी की जरूरत होती है, लेकिन हाँ, सिंचाई महत्वपूर्ण हो जाती है। और दोनों के बीच में वो गर्मी के छोटे से मौसम में जायद की फसलें होती हैं, जैसे तरबूज, खीरा वगैरह। हाँ, ये पूरा चक्र ही तो ग्रामीण भारत की जिंदगी की लय तय करता है। आपने सिंचाई का जिक्र किया। ये वाकई बहुत अहम पहलू है, खासकर जब मानसून पर निर्भरता इतनी ज्यादा हो। बिल्कुल, बहुत अहम। खरीफ की फसलें तो फिर भी चलिए मानसून का सहारा ले लेती हैं, लेकिन रबी फसलों के लिए और उन इलाकों के लिए जहां बारिश कम होती है, सिंचाई जीवन रेखा है। हाँ, बिल्कुल। इसके बिना गेहूं जैसी महत्वपूर्ण फसल उगाना तो मुमकिन ही नहीं। सामग्री में सिंचाई के कई प्रचलित तरीकों का जिक्र है। हाँ, मैंने देखा। नहरों का जाल, कैनल इरिगेशन। ये तो उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खूब बिछा है, जहां बड़ी नदियां हैं। सही। लेकिन कुएं और ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, ये भी तो बहुत इस्तेमाल होते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां नहरें नहीं पहुंच पाती। हाँ, बिल्कुल। जैसे राजस्थान या मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, और दक्षिण भारत में तालाबों से सिंचाई का चलन ज्यादा है, मतलब टैंक इरिगेशन। अच्छा, तालाबों से? हाँ, जहाँ बारिश के पानी को जमा करके इस्तेमाल किया जाता है। ये एक पारंपरिक ज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है वैसे। हाँ, सही। लेकिन अब आधुनिक तकनीकें भी आ रही हैं। जैसे वो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई। सामग्री बताती है कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे पानी की कमी वाले राज्य इन्हें अपना रहे हैं।
ये पानी बचाने में कारगर है ना? निश्चित रूप से पानी की हर बूंद कीमती है और ये तकनीकें पर ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत पर काम करती हैं। कुल मिलाकर देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्य सिंचाई के मामले में आगे हैं। अच्छा। और इसका सीधा संबंध वहां होने वाली गहन खेती से है, मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर से। जहां ज्यादा फसल लेनी है वहां पानी का पक्का इंतजाम चाहिए ही चाहिए। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर सिंचाई और कृषि के लिए सरकारी नीतियां और योजनाएं भी बहुत मायने रखती होंगी। सामग्री में किन मुख्य सरकारी पहलों का उल्लेख है? कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मतलब PMKSY। हाँ, PMKSY, जिसका लक्ष्य ही है सिंचाई का बुनियादी ढांचा मजबूत करना और हर खेत को पानी पहुंचाना। ठीक है। दूसरी है PM किसान सम्मान निधि, यानी PM किसान स्कीम। इसमें किसानों को सीधे उनके खाते में आर्थिक मदद दी जाती है ताकि उनकी कुछ तात्कालिक जरूरतें पूरी हो सकें। और एक वो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP नीति, हाँ, MSP, जो किसानों को उनकी उपज की एक तय कीमत की गारंटी देती है, एक तरह का सुरक्षा कवच। सामग्री में एक एकीकृत सिंचाई विकास कार्यक्रम का भी उल्लेख है शायद। बिल्कुल, इंटीग्रेटेड इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये शायद टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इन सब योजनाओं का मिलाजुला उद्देश्य यही है कि खेती से जुड़ी अलग-अलग समस्याओं का समाधान खोजा जाए। पानी की उपलब्धता से लेकर किसानों की आमदनी और पर्यावरण की चिंता तक सब कुछ। कृषि की बात हो और हरित क्रांति का जिक्र न हो, ये तो हो नहीं सकता। 60 के दशक में आए इस बदलाव ने तो जैसे तस्वीर ही बदल दी थी। सामग्री इसकी मुख्य बातें क्या बताती हैं? सामग्री हरित क्रांति का श्रेय मुख्य रूप से उच्च उपज देने वाली किस्मों, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी HYV बीजों को देती है। हाँ, HYV सीड्स। खासकर गेहूं और चावल के मामले में इन बीजों ने प्रति हेक्टेयर पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया। ये भारत को खाद्य आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने में एक बहुत बड़ा कदम था। वाकई? लेकिन क्या ये सिर्फ बीजों का कमाल था या और भी कुछ था? सामग्री में रासायनिक उर्वरकों, NPK, कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल, हाँ, वो भी था। ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसी मशीनों के प्रयोग और बेहतर सिंचाई, खासकर ट्यूबवेल और नहरों के विस्तार का भी जिक्र है। बिल्कुल। यहाँ तक कि ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों को भी इसी पैकेज का हिस्सा बताया गया है। हाँ, ये एक पूरा पैकेज था। आप सही कह रहे हैं। सिर्फ बीज बदलने से काम नहीं चलता। उन्हें ज्यादा पानी, ज्यादा पोषण यानी उर्वरक और बेहतर प्रबंधन की जरूरत थी। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर सामग्री जोर देती है, वो ये कि हरित क्रांति का असर पूरे देश में एक जैसा नहीं हुआ। अच्छा? हाँ, इसका फायदा मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सिंचित इलाकों को ही मिला। अच्छा, तो ये एक अहम बात है, यानी तरक्की तो हुई लेकिन उसका वितरण समान नहीं था। शायद इसीलिए आज भी क्षेत्रीय असमानताएं दिखती हैं। हाँ, संभव है। और इस प्रगति के बावजूद चुनौतियां तो आज भी कम नहीं हैं। कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं जिनका जिक्र मिलता है? सामग्री कुछ बड़ी चुनौतियों को रेखांकित करती है। एक है भूमि विखंडन, लैंड फ्रैगमेंटेशन। हाँ, जमीन का बंटवारा। हाँ, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होते होते जोत का आकार इतना छोटा हो जाना कि उस पर आधुनिक तरीके से खेती करना मुश्किल और महंगा हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत आम समस्या है, गांव-गांव में दिखती है। और दूसरी बड़ी चुनौती? मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। आज भी भारत का एक बड़ा कृषि क्षेत्र बारिश के भरोसे है। सही कहा। मानसून की अनियमितता सीधे फसल उत्पादन और किसानों की आय को प्रभावित करती है। और तीसरी बड़ी चिंता है मृदा क्षरण, सॉइल डिग्रेडेशन। मिट्टी की उर्वरता का कम होना? हाँ, बिल्कुल। ये अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से, पानी के गलत प्रबंधन से या फिर एक ही तरह की फसल बार-बार उगाने से हो सकता है। ये तो गंभीर मुद्दे हैं। क्या सामग्री इनसे निपटने के कुछ रास्ते भी सुझाती है? कुछ उपाय? सीधे तौर पर समाधानों की कोई विस्तृत सूची तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ दिशाएं जरूर मिलती हैं। जैसे फसल विविधीकरण की बात है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, मतलब अलग-अलग फसलें उगाना। हाँ, यानी सिर्फ गेहूं, चावल जैसी कुछ फसलों पर ही निर्भर न रहकर अन्य फसलें जैसे दालें, तिलहन, फल, सब्जियां उगाना। इससे बाजार का जोखिम कम होता है और मिट्टी की सेहत भी सुधर सकती है। और पानी की समस्या के लिए?
वर्षा जल संचयन का जिक्र है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को सहेज कर रखना, और साथ ही टिकाऊ कृषि पद्धतियों सस्टेनेबल फार्मिंग को अपनाने पर जोर है। ऐसी खेती जो पर्यावरण के अनुकूल हो, मिट्टी को नुकसान न पहुंचाए और लंबे समय तक चल सके। सस्टेनेबल फार्मिंग। हाँ, सामग्री ये भी इशारा करती है कि आजकल टिकाऊ खेती से जुड़े सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जो इसके बढ़ते महत्व को दिखाता है। तो हमने आज भारतीय कृषि और सिंचाई के कई अहम पड़ावों से गुजरे। खेती के तरीकों से लेकर फसलों, मौसम, सिंचाई, सरकारी योजनाओं, हरित क्रांति और आज की चुनौतियों तक। इन सब का सार क्या निकलता है? मेरे हिसाब से मुख्य बात तो यही है कि ये क्षेत्र बेहद पेचीदा है, बहुआयामी है और हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सामग्री दिखाती है कि कैसे भारत की कृषि में परंपरा और आधुनिकता एक साथ चल रही हैं, है ना? हाँ। एक तरफ पारंपरिक नहरें, कुएं और तालाब हैं, तो दूसरी तरफ ड्रिप सिंचाई और HVV बीज जैसी आधुनिक तकनीकें। यहाँ ये बात वाकई आकर्षक है कि हरित क्रांति ने जहाँ कुछ खास इलाकों में पैदावार बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा में बहुत मदद की, हाँ, वो तो है। वहीं मानसून पर निर्भरता, जमीन का छोटा होना और मिट्टी की सेहत बिगड़ना, ये चुनौतियां आज भी कायम हैं। और ये हमें टिकाऊ और समावेशी, मतलब सबके लिए फायदेमंद समाधान खोजने की जरूरत की ओर इशारा करता है। वाकई ये एक सतत चलने वाली विकास यात्रा है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सामग्री बताती है कि हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे पहले से बेहतर सिंचित और संसाधन संपन्न राज्यों को मिला। तो सवाल ये उठता है कि भारत के अन्य कृषि क्षेत्रों जो शायद उतने संपन्न नहीं हैं, जहां सिंचाई की सुविधा कम है या जहां की परिस्थितियां अलग हैं, वहां कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किन नई अलग तरह की रणनीतियों, तकनीकों या शायद नीतिगत बदलावों की जरूरत हो सकती है। इस पर विचार करना जरूरी है।